हाँ भाई, क्या हाल है भैया। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आज गंजी स्वैग एंड आई होप आप लोग जहाँ हो खैरियत से होंगे। आई हैवंट बिन रिकॉर्डिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम क्योंकि मैं जाने से पहले पूरा डेटा बैंक बना के गया था और बिल्कुल एक्यूरेट बना के गया था, क्योंकि जैसे ही मैं वापस आया आखिरी एपिसोड लग चुकी थी और कल फ्राइडे है और एपिसोड जानी है और आज थर्सडे, सो आई थॉट के इट्स राइट टाइम कि मैं वीडियो बनाऊं। काफ़ी लोगों के कमेंट्स मैंने पढ़े, अ लॉट ऑफ पीपल वर लाइक हम इंट्रोज मिस करें, सो आई एम गोना गिव दैट बिकॉज ऑब्वियसली आप लोगों को ब्रीफ करना है हाउ माई ट्रिप वाज और तो उसके बारे में भी हम बात करते हैं। मगर उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड अ बिग थैंक यू एंड अ शाउट आउट टू ऑल माई पेट्रन्स जिनकी सपोर्ट हमें बहुत फेवर करती है। सो आई हैड अ वेरी गुड ट्रिप। सर्दी बहुत थी। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ विंटर्स और यूके में दूसरा बड़ा मसला ये है कि 3 बजे मगरिब हो जाती है। सो लाइक अगर आप, क्योंकि छुट्टियों के दिन आराम से अगर आप 11 बजे भी उठ रहे हो, नाश्ता कर रहे हो, नहा धो के वगैरह वगैरह, निधि भी जैसे नहा धो के तैयार हो गई कुल्लू मनाली को लेके। सो आप बैठे और थोड़ी सी बातें बातें की, इधर उधर ब्राउज किया, चल बाहर देखा अंधेरा हो गया। दूसरी चीज़ सर्दी जैसे कि मैंने कहा काफ़ी थी एंड मैं काम वाला आदमी हूँ। मुझे अगर मैं रोज़ाना कैमरे पे आके आधा घंटा भी कुछ कर लूँ ना, सो आई फील यूज्ड एंड आई फील प्रोडक्टिव। वहाँ वो मैंने चीज़ बहुत मिस की बिकॉज आउटडोर्स बहुत सर्दी थी और बहुत कम समय मिलता था क्योंकि 3 बजे जैसा कि मैंने कहा कि सनसेट हो जाता था और अगर किसी दिन धूप निकली है तो ठंड बहुत थी, मैनेज नहीं हो पाया। बारिश हर दूसरे दिन तीसरे दिन बारिश हो रही थी, सो दैट वाज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और इंडोर लाइटिंग इतनी मुझे पर्सनली इतनी अच्छी नहीं लगती, सो आई डिडंट वांट टू शूट इंडोर्स, which is why मैंने तंग आके finally I decided, even though we had taken that house keeping in mind कि वो shed बड़ा है and that can turn into a studio, but 3 साल से मैंने उसको utilize नहीं किया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता स्टोर रूम बनता गया। बट दिस टाइम आई हैड डिसाइड कि यार इस तरह का बोर्डम मैंने बार बार नहीं करना, सो आई डिसाइडेड टू मेक अ स्मॉल सेटअप जहाँ पे प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम हो। बटन दबाया, लाइट जल गई, कैमरा ऑन हो गया, आज गंजिस्वाग की एपिसोड शूट की या गेमिंग कर ली या लाइव चला गया, वट एवर, बट आई नीड टू फील यूजफुल और एक वर्क स्पेस हो जाएगा। सो या मैं उस तरह का बंदा हूँ, मुझे छुट्टियों में भी काम करने का दिल करता ही है थोड़ा बहुत। सो या I had a great time with my child. He's mashallah growing up. He's turning 4 in March, inshallah. और उसकी vocabulary काफ़ी बड़ी है। लड़के थोड़ा सा देर से बोलते हैं. I have seen a lot of girls starting to talk at 1.5. और लड़के थोड़ा सा देर से बोलते हैं. We were concerned about certain things, मगर सारे टेस्ट क्लियर आए अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ लोगों ने, एक खातून ने पूछा था बिकॉज माई सन वॉज टिपटोइंग आउटसाइड डेक पे, सो शी वाज लाइक कि उनकी भी बेटा था या बेटी थी कि वो ऑटिज़म की एक निशानी होती है कि बच्चे टिपटो करके चलते हैं, बट वो इसलिए कर रहा था बिकॉज वो सुपर कोल्ड और वो नंगे पैर था। तो सो वी हैव डन ऑल द टेस्ट और स्कूल भी ज़ाहिर है मैंडेटरी वो टेस्ट करते हैं, सो एवरीथिंग्स फाइन। ही इज़ स्पीकिंग मच मोर देन बिफोर और मैंने और बेगम ने बैठ के काउंट की, उसकी वोकेबलरी इज क्लोज टू 100. He speaks in sentences now. It's so cute. Sorry, daddy. And it's like a typical British accent. Or I can't wait. That's so funny. Or it's oh dear. Oh dear is very, very funny. So I had a good time. New Year's wasn't fun at all. ever since I've turned 40, मैं ना वो वाला अंकल हो गया हूँ कि यार नहीं जाना बाहर, घर बैठो। मैं अबू धाबी था 15 दिन, मेरे बराबर में ग्रैंड हायत था और पता नहीं कौन कौन से होटल्स, दे हैड वंडरफुल नाइट क्लब्स एंड एवरीथिंग। मैं नहीं गया, यार नहीं जाना, छोड़ो यार, खली वली रील्स देखते हैं कुल्लू मनाली की। सिमिलरली यहाँ पे भी न्यू ईयर्स का आई वॉजंट रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, अब इन्होंने ये किया है कि फायरवर्क्स जो हैं वो भी अब पेड होते हैं। सो इफ़ यू वांट द व्यू बाय द कनाल, बाय द रिवर थेम्स, तो उसका टिकटेड इवेंट है। सो हमने प्लान नहीं किया हुआ था, सो वन ऑफ माई फॉलोअर्स जिन्होंने टिकट लिए थे और फिर वो बाय चांस उम्रे पे चले गए, सो ही इज लाइक आप चले जाएं। एंड देन वहाँ पे इतना रश था एंड देयर वर लॉट्स ऑफ न्यू, यू कैन टेल वो नए लोग हैं, वो नए नए आए हैं क्योंकि दिस अ ह्यूज इन्फ्लक्स फ्रॉम साउथ एशिया। काफ़ी सारे इंडियन स्टूडेंट्स नज़र आए और वो एक टिपिकल, like this is not me saying it, but there was this lady who's a follower, उन्होंने कहा कि it's very हरियाणवी, like पूरा माहौल जो है ना, so she was actually saying कि हमने जाना छोड़ दिया है क्योंकि बहुत हुल्लड़बाजी होती है। एंड आई वाज लाइक यार ये सी व्यू वाला माहौल है, जो हम बातें यहाँ करते हैं वो बातें वहाँ भी होने लगी है। सो आई डिडंट एंजॉय इट ऑल। लड़ाई होते होते बची एंड देन लाइक धक्कम पेल और
आई डिडंट गेट टू सी द फायरवर्क्स। खैर मुझे वैसे इतना कोई शौक नहीं है फायरवर्क्स देखने का, सो वो व्लॉग आपने देखा ही होगा। सो ये था, और फिर उसके अलावा ज़्यादा कहीं आगे पीछे गए नहीं। सेंट एल्बन्स का एरिया मैंने पहली बार देखा, इट वाज वेरी वेरी नाइस। वो भी ऑन द वे टू द एयरपोर्ट, हैड टू ड्रॉप समथिंग टू समवन। कहीं आना जाना नहीं हुआ, हमेशा सोचता हूँ कंट्री साइड जाऊँगा, कहीं भी नहीं गया। वो ऐसे ही गिने चुने दिन होते हैं, तो फिर मेरी कोशिश होती है वो घर में ही घर वालों के साथ बिताएं। सो या तो बस ये किया, वापस आए। थोड़ा सा जेट लैग था, इसलिए ये एपिसोड शूट करने में 2 दिन थोड़े से लग गए, बिकॉज एक दिन तो मैं बैठे बैठे सोफे पे सो गया। दिस हैज़ स्टार्टेड टू हैपन अ लॉट। मैं सो जाता हूँ, फ्लाइट्स में भी सो जाता हूँ। बाय द वे आई वाज सो लकी, आई टुक एमिरेट्स फ्रॉम हीथ्रो टू दुबई एंड फिर दुबई टू कराची। दोनों में आपके भाई को पूरी रो मिली। अच्छा, मैं आपको एक ये साइंस समझाता हूँ रो लेने की। अगर आप लॉन्ग हॉल फ्लाइट कर रहे हैं ना, और सो बेसिकली सो दिस व्हाट आई डू, चूँकि पाकिस्तान को डायरेक्ट फ़्लाइट आती नहीं है, ना यूएस से ना यूके से, तो वो हमेशा कनेक्शन होती है, और पहला कनेक्शन हमेशा लंबा होता है, चाहे वो लंदन से दुबई हो या वो डैलस ह्यूस्टन से दुबई हो, वो लंबा ही होता है। अच्छा, और आगे चूँकि लेओवर होता है 2-3-4 घंटे का, तो कोई जल्दी नहीं होती जहाज़ से निकलने की। सो आई ऑलवेज चूज़ सबसे पीछे वाली सीट, वाई 86, 87 व्हाटएवर। उससे होता ये है कि आपके पास एक वेंटेज पॉइंट होता है, आपको ना पूरा पार्लर दिख रहा होता है, वो जो सेक्शन होता है वो पूरा दिख रहा होता है कि कौन सी रो खाली जा रही है। एज पीपल आर गेटिंग ऑन बोर्ड, आपको नजर आ रही है 4 वाली खाली जा रही है, 3 वाली खाली जा रही है, एंड यू कैन टेल कि हाँ अब दरवाज़ा बंद होने वाला है, मोस्ट लाइकली लोग आ गए हैं, काफ़ी लोग आ गए हैं। तो जब भी मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो गया है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल सामने, जैसे इस बार क्या हुआ, मेरे आगे वाली पूरी 4 की रो खाली थी, तो मैंने अपना जो पाउच था 1 पे कभी मत रखना, कोने पे, ना इधर पे ना उधर पे, क्योंकि जब 2 सीट्स का गैप होता है ना, एनीवन वुड बी लाइक यार वहां 3 लोगों के फंसने से बेहतर है मैं यहाँ अकेला बैठ जाऊं और 2 खाली है, राइट? तो वो आके कब्जा करेगा। अब वो 3 पे पैर पूरे आते नहीं, और पैर सीधे करोगे उसको लगेंगे, तो वो भी सही बात नहीं है। तो कभी भी कोने पे कब्जा नहीं करना, बीच वाली पे, लाइक नंबर 2 पे या नंबर 3 पे। उससे ना बंदे डिस्करेज होते हैं, क्योंकि यार यहाँ से भी करीब है बंदा और यहाँ से भी करीब ही है, सॉर्ट ऑफ। तो वो अगर कोई आएगा भी ना, और ये स्पेशली देसी ही आके नजरें मारता है कौन सी खाली है, खैर गोरे भी करते हैं, सभी करते हैं कि कौन सी खाली है, तो वो मेरा पाउच जो होता है ना, जो सैडल होता है, वो मैं रख देता हूँ, तो अगले को देख के लगता है कि यार ये कोई यहाँ बैठा हुआ और वो वॉशरूम गया हुआ है, हालांकि पीछे मैं ही बैठा होता हूँ, मैंने ही कब्जा किया है, बट मैंने उसको सीक्रेटली प्लांट किया। और जब जैसी आवाज़ हुआ ना कि सिक्योर द डोर्स, ऑल पैसेंजर्स हैव बोर्डेड, सिक्योर द डोर, दैट मीन्स कि अब कोई नहीं आएगा। उठ के फ़ौरन वहाँ पे, और अब सबकी नज़रें होंगी पीछे, आगे वाले, मैं तो वेंटेज पॉइंट पे हूँ, मुझे सब दिख रहा है, पीछे वाले देखेंगे यार कोई खाली बची है जहाँ पे मैं आके सो जाऊँ। अब मैं नंबर 2 पे आके बैठ गया, और अब मेरा सैडल जो है, सैडल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सैडल तो घोड़े पे होता है, सैडल बोल रहा हूँ, अब मैंने उसको 3 पे रख दिया, राइट? अगेन जो पीछे से आया, जो आगे से आएगा, वो देखेगा अच्छा यार 2 पे ऑलरेडी ये बैठा है और ये किसी का सैचल ये रखा हुआ है, यानी ये वॉशरूम गया हुआ है, तो ये रो भी बेकार है मेरे लिए, वो डिस्करेज होगा, राइट? और इस तरह जैसी बस जहाज उड़ गया, वंस इट स्टार्ट्स टू टेक ऑफ ऑन द रनवे, दैट मीन्स कि अभी तो कोई उठ के नहीं आएगा, राइट? और जैसी जहाज सीधा हुआ, बेल्ट खोली और पहली फुर्सत में लेट जाओ, टांगे फैला के। सो मुझे लंदन टू दुबई पूरी रो मिल गई, हालांकि देयर वाज दिस रियली मीन पाकिस्तानी फैमिली, दे वर अ बिग फैमिली, 3-4 बेटियां थी, 2 बेटे थे, एक आंटी थी, एंड दे ऑल द बेटीज लुक लाइक फरियाल मखतूम, you get it, right? Influencer wise, बाल प्रॉपर बने हुए, आई लैशेज, दिस दैट, एंड दे वर सो रूड, बिकॉज वो एक तो फिरते रहे पूरे जहाज में। अच्छा, पहले जब वो आए ना, तो दे वर लाइक कि हम मेन्यू डिसाइड कर लें आपस में, कि मैंने इसके साथ बैठना है, इस भाई के साथ नहीं, इस बहन के साथ नहीं, लाइक दे वर रिफ्यूजिंग टू सिट डाउन, और उनकी नज़रें मेरी सीट पे थी, एंड आई वाज गिविंग देम अ नास्टी लुक कि यहाँ तो मत आना, तो वो आए ही नहीं। खैर मैं फिर जब सो गया, थ्रू आउट द फ्लाइट वो बहन 86 पे है, 83 वाली से 86 से ही बैठ के बातें कर रही है, एंड दे वर सो लाउड एंड सो ऑब्नॉक्शियस। उधर से माँ लगी हुई है, इधर से भाई लगा हुआ है, फिर उनकी एक बेटी थी, वो उसके साथ भी खेल रहे हैं, वो भी भाग रही है। 7 घंटे 6.5 घंटे की फ़्लाइट है यार, हैव सम डिसेंसी, हैव सम कॉमन सेंस। मेरा इतना दिल किया कि मैं ज़रा इनको सुनाऊं, फिर मैं बोला यार मैं ही क्यों मुँह लगूँ। सो या दे वर रियली रियली रूड थ्रू आउट। वो सोए भी नहीं, एंड लाइक जो खाना सबको आया है
एक ही चीज़ आई है, मगर फिर भी बड़ी आपा जो हैं वो शी वॉज वेरी मदरली। तो वो बार बार आके ना मीठा सबको खिला रही थी कि ये खाओ, उनकी ट्रे में भी वो मीठा रखा हुआ है, लेकिन शी केप्ट ऑन डूइंग दैट। वाज सो फकिंग अनोइंग। तो नींद ख़राब हुई उसकी वजह से। खैर, और फिर दुबई से यहाँ आने में भी पूरा जहाज़ फुल था, मेरी रो सरप्राइजिंगली खाली थी, हालांकि इट वाज नंबर 14। सो थैंक्स टू द गाय हु वाज बुकिंग और द गर्ल, और मुझे पूरी रो मिली, सोता हुआ आया, और उन्होंने मुझे उठाया ही नहीं नाश्ते के लिए। हाउ फकिंग रूड ऑफ एमिरेट्स। खैर, इट्स ओके। और फिर चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ, और आज की एपिसोड इज़ पेट्रन स्पेशल, लेकिन साथ साथ कुछ नॉन पेट्रन भी पढ़ूंगा सवाल अगर वक्त मिला तो, क्योंकि 3 सवाल आए हुए हैं मेरे पेट्रन्स की तरफ से। पेट्रन मीटअप भी मैंने किया था बाय द वे लंदन में, और उसमें काफ़ी सारे नए लोग भी थे, कुछ पुराने चेहरे भी थे जो कि ज़ाहिर है कंटिन्यूसली सपोर्ट कर रहे हैं, फ़हीम बीइंग वन ऑफ देम, और अमीर जो कि अमेज़ॉन पे काम करते हैं। सो उसके अलावा कुछ नए लोग भी थे, काफ़ी मज़ा आया, वेरी हेल्दी डिस्कशन, और ठंडी थी बहुत। एनीवे, चलते हैं सवालात की तरफ। पहला सवाल ये है, सिंस यू फ्रीक्वेंटली ट्रैवल अक्रॉस 4 डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स, I would love to hear your thoughts on what the sense of home is when you are globe-trotting. I'd appreciate if you covered this question in Ask Ganjiswag. So it's a very good question. Travel से related ही है कि भाई घर कौन सा है, आप इतना frequently travel करते हो across 4 continents. 4 तो नहीं, 3 ही होते हैं, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका। हाँ, 3 ही होते हैं। इसके अलावा अफ्रीका में आई हैवंट बिन टू अफ्रीका सिंस 2008। मैं सिर्फ इजिप्ट ही गया हूँ, विच इज़ in Africa but feels more Middle East. You get what I'm saying. तो अफ्रीका नहीं गया, और ऑस्ट्रेलिया में एक ही बार गया हूँ, और साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिका नहीं गया। साउथ अमेरिका ज़रूर जाऊँगा, लेकिन उसी वक्त जब एंटार्क्टिका जाना होगा, एंड दैट कॉस्ट अ लॉट। अर्जेंटीना से बोट चलती है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया, इस पर काफ़ी व्लॉग्स भी हैं बाय द वे। इट्स रियली फैसिनेटिंग। सो या, तो सेंस ऑफ होम, I don't know, man. Of course. So the only thing that brings me back to Karachi is my parents. And you would say कि भाई स्टूडियो भी यहाँ है, तो स्टूडियो इसलिए यहाँ है because my parents are also here. Studio can be anywhere. It can be in Dubai. It can be in London, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। US में भी हो सकता है अगर मैं if I decide to live there long term at any point. Essentially मुझे सिर्फ पॉडकास्ट करने कराची आना होता है, और ब्रांड वाला काम। और ब्रांड वाला काम भी इसलिए क्योंकि अभी चूँकि आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई टाइम इन कराची, तो दैट्स पे मैं यहाँ के ब्रांड्स को केटर भी करता हूँ, वो रीच आउट करते हैं। इफ़ आई स्टार्ट स्पेंडिंग मोर टाइम इन UAE और लेट्स से दुबई, UK या US, तो आई वुड नेचुरली रीच आउट टू द ब्रांड्स ओवर देयर। तो ये एक वजह है। और सो या, पेरेंट्स ऑफ कोर्स फील होम, आई एंजॉय देयर कंपनी। हालांकि दिन में सिर्फ नाश्ता ही हम साथ करते हैं, क्योंकि बाय द टाइम आई गो बैक होम देयर बोथ स्लीपिंग। माई पेरेंट्स आर वेरी वेरी ओल्ड स्कूल। माई फादर डजंट हैव अ सेल फोन, उनको आज तक रिमोट भी सही से चलाना नहीं आया। ही इज़ माशाल्लाह 79। फोन he doesn't have a knack for technology for some reason. My mom, however, surprised us all. शी वॉज़ वेरी एंटी फ़ोन जब हमारे पास था, और जब उनके पास आया तो फ़ोन के बगैर ज़िंदगी नहीं है। कल मुझे वो बता रही थी, सोनिया व्लॉग देखते हो तुम? मैं ये क्या है? तो कह रही कोई क्रिश्चियन खातून है कराची की, उनके 4-5 बच्चे हैं, और उन्होंने भी कमांडर सिटी में घर लिया है। मतलब व्हाई द हेल डू यू नो दिस? कह रही मैं देखती हूँ। सो शी वॉचेज अ लॉट ऑफ दीज, एंड आई गेट इट नाउ, लाइक मास सफदर की ऑडियंस, डकी भाई की ऑडियंस, या इस तरह के और भी जो डेली व्लॉगर्स, इनकी ऑडियंस मेरी, इट्स पीपल लाइक माई मदर। उनको वो सारा दिन ब्राउज करती हैं, बिकॉज अब चूँकि घर में बच्चे नहीं हैं तो लाइक इतना गंद भी नहीं होता, सफाई हालांकि रोज़ होती है, बिकॉज ज़ाहिर है वी हैव हाउस हेल्प और वो सारी चीज़ें हैं। सो एसेंशियली बस एक किचन ड्यूटी ही होती है अम्मी की, बिकॉज शी लव्स टू कुक। और उसके बाद टाइम ही टाइम है, तो इंटरनेट ज़बरदस्त है। माई फादर ऑन दी अदर हैंड स्पेंड्स ऑल हिज टाइम एट होम, एक्सेप्ट लाइक फॉर नमाज एंड लाइक सोशल वोशल कभी कभी, बट वो वंस अ वीक पुराने मोहल्ले जाते हैं और बड़े शौक से जाते हैं। एंड ही ईगरली वेट्स फॉर मंडे बिकॉज दैट्स हिज हॉबी, एंड ही लव्स शेयरिंग माई सक्सेस टू हिज फ्रेंड्स। ज़ाहिर है पेरेंट्स का फ्लेक्स उनकी औलादें ही होती हैं। तो वो उनकी एक रूटीन रहती है, तो वो एक थोड़ा सा वो होता है, बिकॉज उनके पास फ़ोन नहीं है, एंड आई रियली वांट कि उनके पास फ़ोन हो। खुदा ना खास्ता कोई इमरजेंसी, बिकॉज ही हैड फॉलन अगस्त में एशिया कप के लिए। आई वाज सपोज्ड टू गो टू श्रीलंका, एंड द रीज़न व्हाई आई डिडंट गो was my father had fallen वहाँ मस्जिद में, वज़ू खाने में। आपको पता है इतना पानी होता है, उनका पैर स्लिप हुआ, he hurt his hand. Thankfully कोई फ्रैक्चर नहीं था, but he was still under observation, तो प्लास्टर वगैरह फिर भी लगा था।
सो ये कंसर्न रहता है कि फ़ोन होना चाहिए उनके पास. एनीवे बात क्या कर रहा था? हाँ, सो लाइक कराची इज़ होम ऑफ कोर्स, एंड देन ऑफ कोर्स गोइंग टू लंडन इज़ also feels home, but then going to Dubai also feels home because जिस तरह आप जाकिर खान का कंटेंट सुने तो जाकिर खान कीप्स टॉकिंग अबाउट हिज पास्ट लाइफ और वो ज़माना जहाँ पे व्हेन ही वाज स्ट्रगलिंग, बिकॉज वो पार्ट आपकी ज़िंदगी से अलग हो नहीं सकता, एंड स्पेशली व्हेन यू मेड इट इन लाइफ, तो वो आपके पास एक कंपैरिजन रहता है, तो फिर वो एक नॉस्टैल्जिया आपके साथ हमेशा रहता है. सिमिलरली एवरी टाइम आई गो टू दुबई I look at it from a very different perspective because once it was my home and it still is in one way or the other. Or it's very nostalgic. I remember all the गलियाँ, all the roads जहाँ से मैं कहाँ से क्या खाता था और कहाँ मैं नौकरी करता था, कहाँ नौकरी के धक्के खाए थे. And then looking at my life now, तो एक comparison, it's this friend of mine, she had written something very nicely, she had very nicely put it. अब मुझे वो exact words ज़हन में नहीं आ रहे कि it must feel very wholesome, especially when you visit Dubai, because now you're looking at it from a very different perspective and from a very different standpoint in your life, which is true. और ख़ुशी भी होती है, अल्लाह का शुक्र भी अदा करता हूँ बहुत ज़्यादा. और कल भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया काफ़ी, बिकॉज आई एम सॉरी इफ़ इट्स गोइंग लॉन्गर. देयर इज़ दिस रेस्टोरेंट खुला है, मैमल नाम है, पता नहीं क्या मैमल, वो वाला मैमल नहीं, इट्स अ पश्तो वर्ड विच मीन्स क्या नाम है यार, गुलशन में खुला है. महमल नहीं है, ममाल नहीं, ममाल भी नहीं है, मेलमा, हाँ वेलमा है ना स्कूबीडू में, तो उससे मैंने याद किया हुआ है मेलमा. सो वो खुला है, इट्स अ ब्यूटीफुल रेस्टोरेंट, बहुत मज़े का खाना है. सो माई फ्रेंड वॉज लाइक कि आई वांट टू टेक यू फॉर अफगानी पुलाव वगैरह वगैरह. तो मैं वहाँ गया एंड ऑफ कोर्स द ओनर न्यू मी एंड लाइक प्रॉपर वेलकम दिया, हमारी स्पेशल टेबल थी, फिर हमारे लिए इतना सारा खाना भी आया. एंड दिस वन रीज़न आई डोंट लाइक गोइंग आउट टू ईट इज़ बिकॉज लोग पैसे नहीं लेते और मुझे बहुत बुरा लगता है. और मैं बहुत इंसिस्ट करता हूँ कि भाई आप भले मुझे 10% 15% डिस्काउंट दे दो, लेकिन पैसे ज़रूर लो. उसकी वजह ये कि फिर मैं अगली बार बहुत शर्मिंदा होऊंगा जाते हुए, कि फिर अगले के जहन में ये ना यार ये फिर मुफ्ता खाने आ गया, तो मैं यार प्लीज़ मुझसे पैसे ले लिया करो. तो बट अगेन यार अफगान फैमिली एंड यू नो हाउ मेहमान नवाज दे आर, तो कहता है मैं कत्ल हो जाऊंगा, मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा. एनीवे, सो दैट वाज वेरी नाइस एंड लाइक द ओनर वाज देयर और लाइक ही मेड श्योर हर चीज़ प्रॉपर्ली सर्व हो रही है वगैरह वगैरह. तो वहाँ से जब मैं वापस निकला, आई वाज टेलिंग माई कॉलीग जहांगीर कि यार इसी रोड पे आगे जब हम वापस गाड़ी ड्राइव कर रहे थे तो वो आया, रिमझिम आया, जहाँ पे मैं नौकरी करता था. और तो मैं उसको यही बता रहा था कि यार लाइक मैंने सोचा भी नहीं था माई लाइफ वुड टर्न अराउंड लाइक दिस, कि जिस रेस्टोरेंट के लिए मैं आलू प्याज टमाटर की बोरियां उठा रहा हूँ, या घी और तेल के कनस्तर उठा रहा हूँ, अंडे की क्रेट आराम से लेके जा रहा हूँ गिर ना जाएं, आइसक्रीम सर्व कर रहा हूँ. मिकी माउस भी बना था मैं एक बार बच्चे की बर्थडे पार्टी में, बाय द वे. ये जो आप देखते हैं ना प्लेजर लैंड की वीडियो जिसमें स्पाइडरमैन और मिकी माउस डांस कर रहे होते, सो एवरी टाइम आई सी दीज पीपल आई मेक श्योर आई टिप देम रियली रियली वेल, बिकॉज आई नो हाउ फकिंग ऑफुल इट इज टू बी इन दैट यूनिफॉर्म. इट स्टिंक्स लाइक हेल, क्योंकि वो कभी धुलता नहीं अंदर से, कितने सर उसमें घुसे होते हैं, कितना पसीना आता है, आपकी सोच है. सो मैं मिकी माउस भी बना था. सो मैं यही सोच रहा था कि यार मैं इफ आई कैन गो बैक इन टाइम एंड टेल दैट किड कि आई नो यू आर स्ट्रगलिंग राइट नाउ, बट 2 decades लेटर एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का, एंड आई हैव हर्ड कि उस रेस्टोरेंट पे 20 करोड़ तो खाली उसकी बनावट है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द लैंड तो है ही नहीं उनका, वो बना ही 20 करोड़ का है. इट्स फकिंग ब्यूटिफुल, लाइक अनलाइक एनीथिंग इन कराची, वेरी नाइसली थीम्ड. So I should tell that kid कि like 2 decades later like you'll be at one of the finest restaurants in Karachi और ओनर खड़ा होकर सर्व कर रहा होगा आपको. तो शायद वो बच्चे के दिमाग में कभी आया ना, अगले पागल वागल हो गया निकल इधर से, किसको बना रहा है, but it actually happened. So I was really humbled and really really thankful. So yeah, home बहुत सारे हैं और हर जगह के अपने अपने रीजंस हैं. एंड आई स्पेशली लाइक टू विजिट माई ओल्ड मोहल्ला बिकॉज वो फिर मेरे अंदर से कभी भी नहीं जा सकते. एंड आई मेक श्योर आई गो देयर एटलीस्ट वंस अ मंथ. आई ड्राइव अराउंड, आई नेवर हैव द करेज टू गो अपस्टेयर्स एंड लाइक अनलॉक द डोर एंड गो इनटू दैट हाउस, इवन दो आई हैव बीन प्रॉमिसिंग माई सेल्फ कि मैं इसका व्लॉग बनाऊंगा. एंड आई वांट यू गाइज टू सी where exactly I grew up. So but वो हिम्मत नहीं होती, but I will gather some courage someday. That is also home. I've lived there for 27 years. That's a lot of time. छोटा सा घर,
एक बाथरूम अलग अलग ना, लाइक वो नहीं था, क्या बोलते हैं इसको, अटैच बाथरूम नहीं था। सो ज़िंदगी में पहली बार जब अटैच बाथरूम देखा, अच्छा यहीं पे नहा सकते हैं, यहीं पे पॉटी भी कर सकते हैं, क्या ज़बरदस्त चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे अलग था। एंड कभी नहाते हुए अगर जाना हो तो फिर फ़ौरन तौलिया लेके वहाँ पे घुस जाओ। अजीब रूटीन थी, अक्षय कुमार की फिल्म लगती थी। वो चाल वाली फिल्में नहीं होती, चाल से मुराद जो चौल होती है, चौल नॉट चाल, चौल, वो जो एक कॉम्प्लेक्स होता है जिसमें, यार कौन सी फिल्म है, वास्तव में है चौल, जिस तरह का वो है ना, एक सीढ़ी जा रही है और बहुत सारे घर एक ही फ्लोर पे हैं, और वही चौल मेरे घर के पुराने मोहल्ले में भी है। और एक एक कमरे का घर होता था वहाँ, जिस तरह वास्तव में था ना, एक ही कमरे में। वास्तव में था किसमें, उसको प्राण जाए पर शान ना जाए में वो बाकायदा लड़ता है, क्योंकि वो घर दामाद होता है, मुझे उस एक्टर का नाम नहीं याद, ही यूज्ड टू प्ले विलन। और प्राण, और उस पर इसका सुसर वो होता है, एसीपी प्रदुमन होते हैं, हाँ। तो वो जोर से उठता है और जोर से चिल्लाता है कि क्या बकवास लाइफ है ये है वो। तो लड़की के माँ बाप, यानी उस लड़के के सास ससुर समझ जाते हैं कि इनको सेक्स करना है। वो कहते हैं नहीं नहीं, तुम लड़ो नहीं, शांत रहो शांत रहो। और वो अपनी चादर लेके बाहर कॉरिडोर में सोते हैं। और फिर वो अपनी वो ड्रंक होता है और उसकी बीवी के निशान होते हैं, बिकॉज वो बेवड़ा होता है, वो उसको मारता है सारा दिन। वो सारा दिन काम करती है और फिर रात को उसको शराब पी के मारता है और फिर सेक्स करता है। तो वो यही कंप्लेन कर रही थी वाइल दे आर डूइंग द डीड, कि मैं सारा दिन बर्तन भी साफ करूं और ये भी करूं, तेरी मार भी खाऊं वगैरह। इट्स अ वंडरफुल मूवी बट इट वाज अ फ्लॉप मूवी फॉर सम रीज़न। बहुत फनी मूवी है, फनी एंड सैड एट द सेम टाइम। सो ज़रूर देखिएगा, यूट्यूब पे आई थिंक अवेलेबल होगी, बिफोर यू पे बहुत आती थी। सो या every home has a different meaning, has a different appeal, has a different vibe and different nature altogether. So कभी कभी ये स्विचिंग रोल बड़ा डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, क्योंकि मैं किसी घर में बेटा होता हूँ तो किसी घर में बाप होता हूँ और किसी घर में मैं अकेला होता हूँ। तो रोल स्विच करने में थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम थोड़ा लग जाता है। द वेरी फर्स्ट टाइम आई वेंट टू UK, तो वो मेरे लिए बड़ा वो था, क्योंकि इवन दो आई हैड गॉटन मैरिड, हमारा अपना घर नहीं था, राइट। तो वो जब मैं पहली बार गया तो मेरे लिए बड़ी अलग फीलिंग थी, क्योंकि उस घर में आई वॉज द एल्डेस्ट। तो या तो अजीब वाइब थी वो अलग। It takes time at times. So yes, and I personally believe, I think this is how my life is going to be. कभी कभी मैं ये भी सोचता हूँ कि मैं exhaust ना हो जाऊँ, मैं थक ना जाऊँ इधर से उधर और उधर से उधर भागते भागते। I need to settle down somewhere at least. But शायद मैंने अपने पंख इतने फैला दिए हैं और इतनी मुसीबतों में हाथ डाल दिए हैं कि मुझे शायद इधर से उधर ही करना पड़े ज़िंदगी भर। I think about my child in that perspective कि फिर he's growing up and he screams for me now. और कभी भी जूते पहनो वो समझ जाते कहीं जा रहे हैं, एंड देन ही इज़ लाइक जैकेट, कि मुझे जैकेट पहनाओ, सो ही इज़ गोइंग समवेयर, ही इज़ गोना बी मोर एंड मोर डिफिकल्ट टू हैंडल एज ही ग्रोज अप। तो ये भी सोचना है। सो या लॉट्स ऑफ थिंग्स टू वरी अबाउट, बट खैर अल्लाह मालिक है। चलो अगला। Alright जी, next one is from another patron. Subject है seeking advice, balancing traditional expectations and personal aspirations. Dear Junaid Akram, I hope this email finds you in good health and high spirits. I want to reach out to you as I have been struggling with a decision that weighs heavily on my mind, and I believe your wisdom and perspective could provide valuable guidance. You see, I'm a 20-year-old living in Canada. I came to Canada when I was 13 and I live with my parents, and I'm planning to move to a different city. I've always been brought up with traditional values, but after coming to Canada, I got exposure and realized how shitty my thoughts were. Like I was extremely misogynistic. Currently, I'm working full-time and studying part-time. Recently, my parents have been pressuring me to consider entering into an arranged marriage with my cousin in the next 4 to 5 months, and their plan is to take me to Pakistan, take my passport and force me to marry the cousin, otherwise stay in Pakistan. And you know, I'm a Canadian citizen because I had my teenage years in this beautiful country, which by the way, I love it more than Pakistan. This country gave me everything, and they also know that I don't want to live in Pakistan, so I will give up and marry. Even my father is telling the whole family and friends that I will get married without asking my consent. They are trying to keep this secret away from me, but you know, I'm not dumb and I realize what they are trying to say. Everyone is saying finish studies and you will get married. I mean, I have huge pressure from everyone around me. Even my friends are telling me it's okay, get married and you live separately. While I respect and cherish my family's beliefs, I also believe in finding my own life partner based on compatibility, shared values and personal connection. My focus right now lies in building myself
my life and my career, nurturing my personal growth and exploring the opportunities around me. I value the freedom to choose my own path and find a good partner who shares my aspirations and complements my journey. However, the clash between my desires and the expectations placed upon me by my parents is causing considerable turmoil within me. Junaid bhai, I've always admired your wisdom and ability to provide honest insights. I would greatly appreciate any advice or guidance you could offer in navigating this delicate situation. How can I strike a balance between honoring my family's tradition and fulfilling my own dreams? How can I communicate my perspective effectively without causing any unnecessary distress or disappointment? Thank you in advance for your time and consideration. Your guidance means a lot, and I believe your words of wisdom will help me chart a path that aligns both my personal happiness and familial bond. With gratitude, ABC. So ये एक भाई हैं, 20 साल के, कनाडा में रहते हैं, 13 साल की उम्र में वहाँ चले गए थे. फर्स्ट ऑफ ऑल, वेरी नाइसली रिटन ईमेल एंड आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल अग्री इन द कमेंट सेक्शन. बहुत अच्छी आपने लिखी फॉर अ 20-year-old. दैट्स गुड जॉब. दूसरा ये कि भाई इनकी फैमिली चाह रही है कि कज़न से शादी कर ले, क्योंकि इस नेशन ने रिटार्डेड ही रहना है ज़िंदगी भर. कज़नों से शादी करा के वो भी क्यों करा रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने बचपन में ही पसंद कर ली होगी. और बचपन से याद आया, मैंने एक बार यहाँ स्टैंड अप शो करा था. बाय द वे, आई हैव बीन मीनिंग टू डू अ स्टैंड अप शो एंड आई एम होपिंग टू डू इट नेक्स्ट सैटरडे, क्योंकि यार बहुत हो गया. मेन चीज़ तो पता ही नहीं आपको भाई, बिस्वा कल्याण रूथ ने मुझे DM किया था बिकॉज उन्होंने मेरा लंदन में व्लॉग देखा था न्यू ईयर्स का, एंड ही वाज लाइक इफ यू आर अराउंड. पहले उन्होंने अपने आप को इंट्रोड्यूस कराया, माय नेम इज बिस्वा, आई एम अ कॉमेडियन. एज इफ आई फकिंग डोंट नो. अगले के 5 स्पेशल अमेजॉन पे हैं, मगर हम्बलनेस देखो. एज अपोज टू दिस, एक पाकिस्तानी स्टूडेंट ने बोला कि मेरा नाम ये है, मैंने एक चाय का ढाबा खोला है फलानी जगह, और गूगल करके मैप देख लीजिएगा और वहाँ आ जाए, आपको चाय पिला दूँ. यानी उसने ये भी नहीं चाहा कि मैं मैप ही का लोकेशन भेज दूँ कि जुनैद भाई आप आ जाइए, चाय पिलाऊंगा आपको. उसने बोला खुद ही ढूंढ लेना. और स्टूडेंट ने चाय का ढाबा खोला. दिल तो करा यूके बॉर्डर पेट्रोल को बताऊं कि भाई ये स्टूडेंट होके बिजनेस कर रहा है. फिर मैंने क्या बददुआएं लेनी किसी की. मगर वही ना, दूसरों का रास्ता खराब करते हैं ऐसे बच्चे. मगर आप अकड़ देखें, और एक तरफ एक ग्लोबली रिनाउंड कॉमेडियन है, वो कह रहा है आई एम अ कॉमेडियन और आई वुड लाइक टू इन्वाइट यू टू माई शो. प्यार से उसने टिकट दिए, मैं गया, बेगम को लेके गया, उनकी बेगम भी थी. वी हैड अ वंडरफुल टाइम. क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी बिस्वा ने. और उसके बाद हमने मिल के जो है खाना पीना किया और अलविदा किया. बहुत मज़ा आया. व्हाट अ गाय मैन, व्हाट अ गाय. सो हम्बलनेस तो छू के नहीं गुजरी. एनीवे, बात क्या कर रहा था, हाँ, मैं एक बार स्टैंड अप कर रहा था, तो एक साहब, ही वॉज इन हिज 50s, तो मैंने पूछा आपकी शादी पसंद की थी या वो थी अरेंज. कह रहा है दोनों ही समझ लें, मैंने पसंद किया था अपनी बीवी को. मैंने बोला अच्छा किस उम्र में पसंद किया था. उन्होंने बोला मैं 13 साल का था. तो मैंने आपकी रिश्तेदार है, कह रहे हैं हाँ. तो मैंने अच्छा वो कितने साल की थी. उन्होंने बोला 4 महीने की थी. आई वाज लाइक व्हाट द फक मैन, हाउ कैन यू लुक अ 4-month-old किड. कुल्लू मनाली को देख के किसका दिल करेगा वैसे शादी, मतलब दिल करेगा इंशाल्लाह किसी का, मगर कौन सोचेगा कि मैंने इससे शादी करनी है बड़े होके. मगर उन अंकल ने सोचा हुआ था. तो इसी तरह आपकी फैमिली वालों ने बचपन में ही, आई नो द टाइप, आई एम नॉट जजिंग योर पेरेंट्स बट आई नो द टाइप सो फकिंग वेल. कितनी एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने कि उन्होंने बचपन में ही खुद ही तय कर लिया होगा कि हाँ शादी करा देंगे इनकी और खुद ही हो जाएगी अंडरस्टैंडिंग. हमारी भी हो ही गई थी. अब आप जो इतने शादियों की जो फ़नी रील्स, आप जिसको आप फ़नी रील्स कहते हो, मेरी नज़र में बड़ी सैड रील्स होती हैं, जिसमें अक्सर ये इंडियन रूरल एरियाज़ या पाकिस्तानी रूरल एरियाज़ की होती हैं, ज़्यादातर इंडियंस की होती हैं, कि वो मिठाई खिला रहे होते हैं और वो दुल्हन जो है ना मुंह हटा देती है और फिर उसकी माँ आके उसको सीधा करती है, झंझोड़ती है कि आराम से करो. वाई? बिकॉज वो फोर्स मैरिज होती है, वो ज़बरदस्ती की शादी होती है, वो पसंद किसी और को करती होगी, लेकिन क्या फॉर वट एवर रीज़न, किसी का ब्याज अदा करना होगा, किसी का कर्जा होगा, या किसी का आई डोंट नो, जो भी पावर डायनामिक्स होती हैं रूरल एरियाज़ की, वो फोर्स मैरिज होती है. अब 20 साल तो उनको अंडरस्टैंड होने में लग जाते हैं एक दूसरे को. फिर तब तक 4 बच्चे हो चुके होते हैं. अब वो बच्चे भी सफ़र कर रहे हैं, मियाँ बीवी की बनती भी नहीं है, लेकिन ज़ाहिर शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं. बच्चे तो जो हजरात गे होते हैं उनके भी बच्चे हो जाते हैं. कितनी ईमेल्स आई हैं यहाँ पे. एक और का भी मुझे पता चला, 4 बच्चे माशाल्लाह. साहब गए हैं लेकिन 4 बच्चे, क्योंकि करने पड़े ना, क्योंकि जवाब तो देना है. तो भाई ये हमारा अजीब फंडा है, और इसी वजह से हमारी सोसाइटी का ये बुरा हाल है
कि 2 चीज़ें होती हैं जो डिटर्मिन करती हैं आपकी ज़िंदगी, आपकी ग्रोथ, आपकी वेल बीइंग, आपकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, हर चीज़। वो एक होता है आपका करियर और दूसरा होता है आपका स्पाउस। अगर आप पेप्सी के CEO लगे हो, मास्टर कार्ड के CEO लगे हो, लेकिन अगर आपका स्पाउस टॉक्सिक है, आप सड़क पे गाड़ी चला रहे होगे घंटों घंटों, क्यों भाई? आपका घर जाने को दिल नहीं करेगा यार, फिर एक लड़ाई बैठी हुई होगी मेरे लिए वहाँ पे। सिमिलरली आप जो है, आपका बेहतरीन स्पाउस हो, सब कुछ वगैरह वगैरह, लेकिन आप डॉक्टर बने हुए हैं, बनना आपने म्यूजिशियन था, आपका दिल ही नहीं करेगा क्लिनिक में, गलत जगह टीका लगा दोगे और फिर बंदे उड़ाते फिरोगे, बिकॉज यू आर नॉट पैशनेट अबाउट दीज थिंग्स। तो ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये पर्सनल चॉइस होती है, क्योंकि यही डिटर्मिन करती हैं द कोर्स ऑफ योर लाइफ। लेकिन यही दोनों चॉइसेस हमारे यहाँ हमारे आवाम के हाथ में ही नहीं है। माँ बाप डिसाइड करते हैं कि तू डॉक्टर बनेगा, क्यों? क्योंकि मैं नहीं बन पाया। ये क्या रीज़न है? ये क्या रीज़न है कि मैं नहीं बन पाया, अब तू बनेगा? अबे कोई मुकाबला हो रहा है क्या? है कोई कॉन्टेस्ट है क्या कि डॉक्टर एक निकलेगा इस खानदान से, इस जीन पूल से एक डॉक्टर ने आना है, मैं नहीं था तू आएगा? अरे ये क्या बहन किया। सिमिलरली अब अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हमने सेक्स किसके साथ करना है, ससुर डिसाइड करता है कौन से बेड पे करना है। ऐसा ही है, मैं क्यों नहीं डिसाइड कर रहा? भाई ये मेरे काम है करने को, तो कौन सी शेरवानी में, वो खैर ये अलग बात है। दुनिया डिसाइड कर रही है। अच्छा, और खाला और फुप्पी डिसाइड कर रही है कि छोटा कब चाहिए, वलीमे में पूछ रही है नानी कब बनाओगे। अबे भाई सलाम दुआ तो करने दो, अभी तो शादी हुई है, 1 दिन हुआ है, अभी थोड़ा सा सब्र कर लें। मगर ये अजीब, हर बंदा आपकी ज़िंदगी के जो बेहतरीन, और बेहतरीन तो खैर अलग चीज़ है, सबसे बड़े और मेजर डिसीजंस हैं जो आपकी ज़िंदगी को शेप करेगी हमेशा हमेशा के लिए। ठीक है, रिसेंटली एक डिवोर्स हुई है और मैं ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं जाऊँगा किसी भी किस्म की कि वो कौन है, क्या है, कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते, बट दैट पर्सन इज़ विजिबली अपसेट। मैं जेंडर भी नहीं, मैं मिस जेंडर कर रहा हूँ उस इंसान को। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। बहुत खिलखिलाती हुई पर्सनैलिटी थी, बहुत आउटगोइंग एडवेंचरस पर्सनैलिटी थी, और डिवोर्स के बाद से जो है उस शख्स का, चाहे वो मर्द है या औरत जो भी है, या ट्रांसजेंडर है, कोई भी है, उसका ग्रीफ विजिबल। हालांकि कई महीने हो गए इस बात को। जिंदगी भर का जो है ना रोग लग जाता है लोगों को। ये हमने जो फिल्मों में सुना है ना, ये ऐसा ही है ना भाई, जिंदगी भर का। वाई मिसमैच शादी करा देते हैं या जो भी करा देते हैं। ये डिसीजन आपके लेने के हैं भाई, किसी और के नहीं है। अम्मी अब्बू ने अब तुक के गेस वर्क पे चल रहे हैं, शायद हो जाए, शायद अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये वही बात हो गई ना जो एक ईमेल आई थी कि मैं गे हूँ, शादी कर लेता हूँ, शायद मैं अनगे हो जाऊँ, जिस पे मौलवी साहब ने वीडियो बना दी कि मैं बोल रहा हूँ कि गे रहो तुम। ठीक है ना? तो भाई ये शायद का गेम नहीं होता, ये आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं। अब वो कह रहे हैं आपका पासपोर्ट छीन लेंगे। वो बेटा अगर तो आप कैनेडियन, मुझे इसमें क्लैरिटी नहीं मिली कि आपके पास कैनेडियन पासपोर्ट है या अगर कैनेडियन पासपोर्ट है वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि कनाडा में गलती से मिलते हैं राइट्स, और आप अगवा का केस मार सकते हो कि भाई इन्होंने मेरा पासपोर्ट छीन लिया। और पासपोर्ट जो है ना, फौजी की बंदूक, फौजी हो किसी भी इदारे का, चाहे वो पुलिस हो, FC हो, रेंजर्स हो, फौजी हो, उसकी बंदूक ना उसकी औलाद से ज़्यादा होती है। आप उसको हाथ लगाओगे वो आपको चमाड़, गोली तो बाद में मारेगा, चमाड़ पहले मारेगा। ऐसे ही है भाई, क्योंकि उनके भाई नियम होता है कि भाई मर जाना, इसको मत छोड़ना, राइफल तुम्हारे साथ है, इसलिए गोली का हिसाब होता है। अगर पुलिस गोलियां, कराची में किस ज़माने में पुलिस मुकाबले होते थे ना, हमने तो देखे हैं इतने पैदा होके, क्या मतलब बड़े होके, तो वो गोलियां चल रही होती थी, एक बंदा गोलियां कलेक्ट कर रहा होता था, पुलिस वाला। देखा ना तूने? क्यों? क्योंकि थाने में हिसाब देना है कि भाई ये इस सीरीज़ की गोलियां ये मुझे मिली थी, ये मैंने वहाँ फायर की हैं, इसने कलेक्ट की हैं, ये मेरा अफसर वहाँ पे मौजूद था, ये गवाह है। वरना तो आप तो ट्रिगर हैप्पी गोलियां मारते फिरो किसी को, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। तो भाई उनका इतना बॉन्ड होता है उसके साथ। बात क्या कर रहा था, बात कहाँ से निकल गई? राइफल, हाँ, यही चीज़ एक सिटीजन का पासपोर्ट होता है। यही वैल्यू एक सिटीजन के पासपोर्ट की होती है, उसका पासपोर्ट उसकी हर चीज़ होती है। सही है ना? उसी की बुनियाद पे आपको एंट्री मिलती है, उसी की बुनियाद पे आपकी शनाख्त होती है, और उसी की बुनियाद पे अगर रेमंड डेविस यहाँ फंस गया था तो फिर उसको पूरी अमेरिका की CIA, NSA सब लग गई थी इसको निकालना, और निकाल के लेके गए थे। अभी एक और मैं वो देख रहा, हाँ, पैनामा में हुआ था ये। स्पाई ऑप्स एक बड़ी अच्छी सीरीज़ है उस पर, नेटफ्लिक्स पे। उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस के बारे में बताया गया है। अफगानिस्तान का ऑपरेशन, पैनामा का, दिस दैट। पैनामा में इनका एक फौजी फंस गया था, नेवी सील था या पता नहीं क्या था भाई, उसको हेलीकॉप्टर भेजा उन्होंने, निकाल, एक्सट्रैक्शन। स्पाई गेम देखी है आपने? ब्रैड पिट की नहीं देखी?
तूने स्पाई गेम नहीं देखी, ग्लास मार दूंगा खींच के। हराम है ये चीज़। स्पाई गेम क्या फिल्म है, रॉबर्ट रेडफोर्ड CIA, वो नहीं करूँगा, स्पॉइल नहीं करूँगा। रॉबर्ट रेडफोर्ड सीनियर होता है और ब्रैड पिट को उसने ट्रेन किया होता है फॉर डिफरेंट ऑपरेशंस, और रॉबर्ट रेडफोर्ड की क्लास हो रही होती है एक सिचुएशन रूम में कि भाई ये स्पाई किधर है, और रॉबर्ट रेडफोर्ड कहानियाँ कर रहा होता है। ब्रिलियंट मूवी यार, तूने कैसे नहीं देखी ये फिल्म? अभी देखते हैं। तो उसमें जो है ना ब्रैड पिट की एक्सट्रैक्शन होती है हांगकांग की एक जेल से। ये पहले फिल्म शुरू ही इससे होती है, तो मैं स्पॉइल कुछ नहीं कर रहा। बाकायदा भाई ये हेलीकॉप्टर, खैर फिल्मों में जाते हैं हांगकांग घुस के तो दिखाएं अमेरिकी, मगर बाकायदा वो अपने सिटीजन के लिए इस लेवल तक चले जाते हैं। तो पासपोर्ट आपकी हर चीज़ है भाई, आप एम्बेसी कॉल करो, पुलिस रेंजर्स फौज सब आ जाएगी यहाँ पे, ऐसे ही है भाई। तो ये तो आप सोच नहीं सकते कि वो अगवा करा देंगे या ये कर देंगे। हाँ, अब रही बात कि आपको एक बैलेंस चाहिए, बैलेंस सिचुएशन चाहिए कि भाई फैमिली के से ताल्लुकात भी ना ख़राब हो वगैरह वगैरह। देखो यार, अभी आप सिर्फ 20 साल के हो, 20 साल बहुत छोटी उम्र है, और आपने अभी ज़िंदगी एक्सप्लोर करनी है इन द सेंस कि अब कोई करियर वरियर के बारे में कुछ दूसरी चीज़ें। और आपने जैसे कहा कि कनाडा आके आपका माइंड खुला क्योंकि आप मिसोजिनिस्टिक थे, क्योंकि आप एक मिसोजिनिस्ट सोसाइटी से गए थे। देखो यार, जो लोग यहाँ से निकलते हैं ना, हमें 2 डिग्रियाँ करनी पड़ती हैं पाकिस्तानियों को। एक डिग्री तो यहाँ कराची यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, लम्स, IBA, CBM से करनी होती है, और एक डिग्री अगर तो हम बाहर चले गए तो जो अनलर्निंग करनी होती है और रीलर्निंग, वो एक अलग डिग्री होती है। ऐसा ही है, 2 डिग्रियाँ करते हैं पाकिस्तानी ऑन एवरेज, ओवरसीज पाकिस्तानी। कुछ को वो भी नसीब, ज़्यादा को तो वो नसीब ही नहीं होती, ज़्यादा तो वही अपने साइलोज में रहते हैं। एनीवे, तो आपने ज़ाहिर है समझा, आपने जब दुनिया को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखा, कुएं के मेंढक, जब आप कुएं से बाहर आए तो आपको पता चला दुनिया कोई और है, वरना तो कुएं ही आपकी दुनिया थी, जो कि अक्सर लोगों की होती है जो कमेंट भी उल्टे सीधे करते हैं। दैट कंट्री चेंज्ड योर पर्सपेक्टिव। तो आपने शादी की जल्दी वल्दी नहीं करनी, और ज़बरदस्ती का तो कोई काम नहीं करना, ज़बरदस्ती तो हर काम में ही हराम है। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आपने कोई इसका बीच रास्ता निकालना है तो आप टाइम बाय करें, अपने पेरेंट्स को बोलें कि भाई मुझे कम से कम ज़िंदगी की किसी एक मकाम पे पहुंचने दें। और दूसरा, कंपैटिबिलिटी बहुत ज़रूरी है। जस्ट बिकॉज आप दो, देखिए मैंने हमेशा बोला है, हमारे पेरेंट्स जो होते हैं, हमारे जो पिछली जनरेशन के जो कपल्स हैं, वो आदतन साथ रहते हैं, मोहब्बत में साथ नहीं रहते। ऐसे ही है भाई, आदत है, माँ बाप ने करा दी थी, अब यही है, रज़िया ही है, जो भी है अब खाना रज़िया ही देगी, और रज़िया को पता है कि जो है ना बाबर साहब ही कमा के लाएंगे, बस यही इनकी सिचुएशन है। और बच्चों के लिए जीना है, भाड़ में गई मोहब्बत, वो भी कहता है भाड़ में गई मोहब्बत। अब ये है, इन्हीं के लिए ज़िंदा रहना है, इन्हीं के लिए माँ पिटती रहती है और बाप धूप में काम करता रहता है। ये एक डायनामिक्स होती है एक टिपिकल पाकिस्तानी फैमिली की। मोहब्बत इनमें होती ही नहीं है, इसलिए चिड़चिड़ापन आता है, और फिर इसीलिए टॉक्सिसिटी दूसरी जनरेशन में डालते हैं, चाहे वो सास बन के डालें, चाहे वो बुरे ससुर बन के डालें। मुझे तो एक समझ नहीं आती यार, ये अक्सर कहानियाँ आती हैं, मतलब कहानियाँ का ईमेल्स होती हैं रियल लोगों की, यार ससुर इन्वॉल्व होते हैं, ससुर बहू से पॉलिटिक्स कर रहे होते हैं। अबे ये कितने फारिग बुड्ढे हैं ये, इनको निंटेंडो पकड़ाओ, कुछ गेम बॉय दो, प्ले स्टेशन दो। अबे मुझे समझ नहीं आते। देखो मैं कोई जेंडर जेंडर रोल्स पे नहीं जा रहा, मगर ये बड़ी फरागत वाली चीज़ है कि एक ससुर, यहाँ भी यार ससुर इन्वॉल्व होते हैं बहू से लड़ने में, और गंदे गंदे वॉइस नोट भेज रहे हैं, तू मेरे घर पे नहीं आना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, पता नहीं क्या क्या। मुझे तो ये ससुर समझ नहीं आता, क्योंकि शायद इस वजह से, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना बहुत चिल किस्म के आदमी हैं, और मैं भी जो है ना किसी भी किस्म की टॉक्सिसिटी, चाहे फेमिलियल किसी भी किस्म, मैं कहता हूँ भाई मुझे दूर रखो भाई, खल्ली वल्ली, मुझे दूसरे काम करने ज़िंदगी में। आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, बिगर गोल्स टू अचीव। यार मेरे पास टाइम ही नहीं है कि इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, उससे इसको ये कह दिया, भाई भाड़ में जाए सब, ऐसा ही है भाई, अपने पास टाइम नहीं है भाई, ये सब करना है हमने। तो मुझे तो इन ससुरों की समझ नहीं आती, ये कितने फारिग बुड्ढे, इनको कोई थड़े वड़े पे बिठाओ, कोई हॉबी तो इनको, कोई पौधे ही लगा ले यार, जाके झाड़ू ही मार ले सड़क पे, कोई काम नहीं करते हमारे बुड्ढे। खैर, सो टाइम बाय करें और बोले भाई जिससे शादी करानी है ठीक है, मैं कंसिडर कर लेता हूँ, बट मेरी कंपैटिबिलिटी तो हो, मेरी बात करें उससे, और बात करके जाने, अगर आपकी मैचिंग होती है, आपको सही लगता है तो सही है। लेकिन अगर आपको अभी भी यही कंसर्न है 20 is too early, और जो आपके दोस्त कह रहे हैं कि कर ले, पता नहीं कौन दोस्त हैं ये। देखो भाई, आई अंडरस्टैंड 20 थोड़ी सी नाजुक एज होती है, उसमें लगता है कि शादी ही मेरे तमाम मसलों का हल है, वो वक्ती तौर पे आपके कुछ मसले हल ज़रूर कर दे, लेकिन ये कि लॉन्ग टर्म अगर आप देखें तो फिर आप बहुत सारी चीज़ें नहीं कर सकते। व्हाट हैपेंस इज
कि फिर आप किसी किस्म का रिस्क नहीं ले सकते। आप कोई नया कारोबार करने से पहले आप 10 बार सोचेंगे, क्योंकि जब तक आप अकेले हैं आप यू ओनली हैव योर सेल्फ टू लुक एट एंड आंसर। जब बीवी हो जाए, बच्चे हो जाए, तो फिर आपका रिस्क लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और फिर आप नई चीज़ें ट्राई करने से कतराते, नई जगह मूव करने से कतराते हैं। आप बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ को कुर्बान कर रहे होते हैं, सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं। सो ये भी एक पर्सपेक्टिव है टू लुक एट। योर पेरेंट्स साउंड्स वेरी अनरीजनेबल एंड ट्रेडिशनल पाकिस्तानी फैमिली, सो मुझे कोई ख़ास उम्मीद नहीं है उनसे, बट कुछ जो भी होता है वो बात करने से ही होता है। देयर इज़ ओनली वन वे टू फाइंड आउट एंड दैट इज़ टू टॉक इट आउट विद देम। उनको बिठा के प्यार से समझा के कि भाई मेरे ज़िंदगी के गोल्स ये हैं, आप मुझे इधर लगाना चाह रहे हैं, मैं खुशी खुशी कर लूँगा आपकी जो अगर खुशी है, लेकिन ये कि मुझे किसी मकाम पे पहुँचने दें, मैंने ज़िंदगी गुजारनी है, अपने बलबूते पे गुजारनी है। अभी मैं आपके घर रहता हूँ, मेरा घर कहाँ है, तो इस तरह की बातें करें। सो ट्राई टू फाइट इट आउट, और यही एक तरीका है। बाकी मैं आपको यही बता दूँ, दिस इज़ गोइंग टू बी द बेस्ट थिंग इन योर लाइफ और द वर्स्ट थिंग इन योर लाइफ, देयर इज़ नो मिडिल ग्राउंड। ऐसे ही है भाई, शादी या तो बिल्कुल सुपर डुपर सॉलिड, हाँ, देयर इज़ नो ग्रे एरिया, या बिल्कुल पाताल है, पाताल लोक, या फिर हेवन है। भाई होते हैं भाई कुछ कपल्स, उनका इंस्टाग्राम ही देखने लायक होता है। इटली है, आज कल स्पेन है, ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा, बच्चों में 5 साल का ब्रेक कर लिया, खल्ली वल्ली, पहले अपना चिलिंग करेंगे, और दोस्ती होती है, बॉन्ड नज़र, अबे स्टिल तस्वीर से दोस्ती नज़र आ रही होती है, वरना तस्वीर बहुत कुछ कह रही होती है कि मुंह ये लड़के गए या सड़के गए सही है, मगर बॉन्ड, प्यार, दोस्ती सब नज़र आ रहा होता है यार, हम पता चल जाता है। सो देख लो भाई, ये आपकी ज़िंदगी का मामला है, आपने ही आगे इसके, आप एडल्ट हो और आप 20 साल के हो, और आपने ही अपना पाथ चूज करना है और डिसाइड करना है ज़िंदगी कहाँ लेके जानी है। उन्होंने वादा कर लिया होगा फुप्पी से, खाला की बेटी होगी या फुप्पी की बेटी होगी, या तो अब्बू ने बहन से वादा कर लिया होगा तेरी बच्ची को लेके जाऊंगा, या अम्मी ने वादा कर लिया होगा बहन से तेरी बच्ची को लेके जाऊंगी। यही करते हैं पाकिस्तानी कि हर घर से एक बच्चा निकालो, पता नहीं वहाँ भर के क्या करना है। भाई कोई एक्सपर्टीज है तो निकालो, समझ आता है हाँ भी कि काम धंधा करें वगैरह। एनीवे, सो फाइट इट आउट भाई। मैं आपको यही कहूँगा, यही मशवरा है, और आपकी ज़िंदगी है, इसको आपने गुजारना है। टेक केयर। ऑलराइट जी, अगली ईमेल काफ़ी लंबी है, सो बेयर विद मी। नीड रिवेंज फ्रॉम माई फादर। अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, होप यू आर डूइंग गुड। दिस इज गोइंग टू बी अ लॉन्ग वन, सो लेट मी स्टार्ट विद द बैक स्टोरी। इट ऑल स्टार्टेड व्हेन माई मदर वॉज मैरिड twice, but both times her marriage failed because she got diagnosed with fibroids, and after going through all the treatments, doctors declared her infertile and recommended surgery at the age of 20. Oh God. Because of this, no one was ready to marry her, but after some time passed, she received a proposal from someone who was my father, who was literally 20 years older than her. He was freaking 40 at that time, who already had 2 wives with a bad reputation and so many red flags, and asked her hand by saying that I just wanted an educated woman who can handle his business, and don't want more kids, as he already has 4 kids from his second wife. He runs a small school and he just wanted a principal for his school. अच्छा, फ्री की प्रिंसिपल चाहिए थी, तनख्वाह ना देनी पड़े, और मतलब हलाल सेक्स भी हो जाए, गिल्ड भी ना हो. He promised to take care of my mother's need in every possible way and made promises to buy her own house, and my mother agreed to marry him. Basically, he bought her out. Despite the fact that it was a very unfair marriage, my mother was very pretty and could have married a wonderful guy, but instead she got married to a 40-year-old disgusting 440 pounds man. You'll find out why I called him disgusting here. I repeatedly questioned my mother all her life, every single day, that why she married him despite all the red flags, and she simply answered by saying that she didn't want to die alone because she turned out to be infertile. If she was infertile, then how was I born in the first place? I have so many questions at this point, and if I don't get any answers soon, I may end up killing myself. Moving on. After she married that man, he literally started torturing her right after and used to keep an iron rod with him to beat her and control her. He used to randomly punch her and spit in the face on small matters in front of everyone. I swear to God, I'm going to murder him. And apparently my mother became pregnant. Wow. Despite the fact that those stupid as fuck doctors have already declared her infertile and ruined her life, and that beast literally used to beat her with an iron rod during the entire pregnancy and force her to have abortion several times, which I wish she had done at that time. He starved her,
tortured her during the entire pregnancy, and on the day I was born, he didn't even come to the hospital to see me. Instead, that motherfucker cheated on her and married for the 4th time with another woman while my mother was in the hospital. And even after his 4th marriage, he used to have physical relations with minors from his school who were 14 and 15 years old. I am truly disgusted at this point. Later, my mother found some strange items in his house that were apparently used for black magic. Yes, he also practiced black magic, and he threatened and tortured my mother again to keep his secret hidden, as well as telling her that he married my mother using black magic as this rishta was impossible and it doesn't make sense from any angle. It convinces me more that I was never meant to be born and I should hurry to kill my father and myself as soon as possible. After all of this, my mother somehow managed to escape his possession and returned to her mother's house with me, where she filed a court case on him, and I ended up spending my entire childhood in courts. How sad. I suffered financially and mentally a lot, and I had no confidence left in myself. This is not the life I pictured in my mind. I just wanted a normal, peaceful and happy life. I saw my mother cry day and night. Her crying sounds were echoing in my ear all the time, and I got PTSD. Even with the smallest sound of bird used to trigger me, like, oh no, she started crying again. Even in my sleep, I used to hear her cry all the time. I tried committing suicide not once but 4 times but failed. But here's the twist. My family, including my mother, kept this all a secret and told me from my childhood that my father died in a car accident. Until the day my mother accidentally told me about my father, I forcefully asked her every single detail about him and confirmed from my parents as well. I even managed to find his ID card among my mother's documents. So now that I have his address, phone number and everything, all I want now is revenge. I'm going to gain power and chop off his head. I'm going to make his kids suffer. I'm going to erase his entire bloodline from his existence, including myself. I'm really hopeless in life and I don't see any way to improve it. So I just decided to kill him and myself and end my mother's suffering forever. I'm so disgusted with myself that I want to rip my face off, and my only purpose is to get revenge from my father and chop his head off and kill myself because I don't belong here. I don't even deserve to be loved. I wonder why my mother decided to carry his child in her belly and decided to raise me when she could have aborted me and married someone decent and continued her life peacefully. All I wanted was a decent family, a responsible father figure, and a responsible mother, which is a bare minimum, and I never had. I suffered so much that I took all the responsibility on my shoulders from a young age, and I've been earning in 6 figures since the age of 16. I'm proud of you, man. I turned 19 last month, and my brother does absolutely nothing because his thinking is my mother does absolutely nothing because her thinking is औरतें काम नहीं करती. I even left my studies after matric to focus on earning more. I feel like I became a money-making machine whose sole purpose is to earn enough to have a decent lifestyle, which teenagers my age usually have. I have so many questions from Allah. My mother could have married a decent guy and I could have had a normal, happy life. I don't have any backups or any guardian. I'm in a situation where if I fall, everything falls, and I have feelings that is very close. I don't feel secured at all. I just want to throw away this life. If I can't have revenge on my father, then my revenge would be killing myself and passing all my pain to my mother and the people who were involved in her marriage. I really don't see a better solution to this. Every time I see a happy family, my heart aches from the sorrows of wondering how I ended up like this. I didn't even have the bare minimum in my life. All I wanted was responsible parents and be able to study normally like everyone else. My health is also not steady because I was born with a duplex kidney and a large kidney stone that is taking over my kidney and may cause it to fail soon if I don't get it operated on. But I can't afford to take a break from work because if I got easy all I built would eventually fall apart. But deep down, I do need a way out of this feeling. I do need to live a happy life and I'm unable to persuade myself to live any further.
because all I know is that I was purely a mistake who was never wanted or supposed to be born. I feel like I don't belong in this world. I should hurry up and kill myself so I can live happily with Allah where I belong, who decided to create me. This place is not my home. I just want to go home to Allah and I can't wait. I'd quickly kill my father, including myself, and end my mother suffering forever. It's not too late. She's just 45 and can start over again. I'm grateful to her for keeping me alive this whole time. Sorry for the writing too much. I was feeling so hopeless and I just wanted to write to someone who may possibly give me a better perspective on life. I appreciate your time reading the entire thing. First of all, I'm really sorry, beta, to hear all this. You didn't mention about the second marriage of your mother. What happened there? वो क्यों ख़त्म हुई? But खैर वो अलग बात है, because that also might have played some role in the way you're feeling. First of all, ये मत सोचो कि you're a mistake. You were destined to be, and I think your birth gave courage to your mother. कि उन्होंने, देखो, इंसान जब खुद होपलेस होता है ना, लेकिन उसकी औलाद हो, जैसे कि मैंने अभी पिछले सवाल में कहा कि हमारे यहाँ पेरेंट्स जो हैं वो मोहब्बत में नहीं, आदत में साथ रहते हैं, और फिर उनका ये होता है, उनका ये गिल्ट खाता है कि यार अब हम दोनों ने मिलकर ये बच्चे पैदा किए, अब इनको हमें पालना है, पोसना है और इस काबिल करना है कि ये अपनी ज़िंदगी खुद जी सकें, तो उसके लिए साथ जी रहे होते हैं. सो आई पर्सनली बिलीव, आई कुड बी रॉन्ग, कि योर बर्थ गेव द करेज टू योर मॉम कि मैं अब ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूँगी. देखो, एज अ 20-year-old जिसको ये गलत रिपोर्ट डॉक्टर ने दे दी कि वो इनफर्टाइल है, बहुत सी औरतों की ख्वाहिश होती है, बहुत सी लड़कियों की ख्वाहिश होती है कि टू रेज़ अ प्रॉपर फैमिली, उनके बच्चे हों और उनका एक डोमेस्टिक लाइफस्टाइल हो वगैरह वगैरह. उनके वो ख्वाब तो ज़ाहिर है पूरे नहीं हो रहे थे. फिर आपके फादर ने ऑब्वियसली एक 20 साल की लड़की की इतनी अप्रोच नहीं होती, इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और 40 साल का एक आदमी जिसकी ऑलरेडी 2 शादियां हैं, वो एक स्कूल चला रहा है, बिजनेस चला रहा है, तो वो थोड़ी बहुत अकल उसमें होती है और वो परसुएसिव होते हैं. एंड ऑफ कोर्स डीप डाउन योर मॉम वाज इनसिक्योर. आपने ये नहीं बताया कि उनका हाउस होल्ड का लाइक इकोनॉमिक सिचुएशन क्या थी, क्योंकि दैट ऑल्सो प्लेज अ रोल. क्योंकि अगर एक औरत को लगता है, एक लड़की को लगता है कि मेरा अकेले शायद कोई इतना फ्यूचर ना हो या मेरी कोई इकोनॉमिक सिचुएशन इतनी बेहतर ना हो सके, सो दे ऑल्सो सॉर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ. और इसी चीज़ पे जो मर्द, ख़ासतौर पे जो एडल्ट मर्द होते हैं, दे कैश दिस थिंग. सो उन्होंने एक परसुएसिव पिच दी आपकी वालदा को, एक ख्वाब दिखाया, स्कूल दिया, घर दूंगा, ये दूंगा, वो दूंगा. एक 20 साल की लड़की ज़ाहिर है बातों में आ गई और जो हुआ वो हुआ. एंड अगर तो रिपोर्ट्स बिल्कुल सही थी, या अगर वो 0.1% गलत थी, एंड यू हैपन, दैट्स नॉट लेस देन अ मिरेकल. एंड आई थिंक योर रोल इन दिस वर्ल्ड इज़ टू नॉट जस्ट अपने आप को जिंदा करना, बट अपनी माँ की खुशियों का भी, क्योंकि शी हैज़ सफर्ड अ लॉट and she never asked for it. Nobody asked for this. और वो इतनी सी उम्र में उन्होंने इतना कुछ, जैसा कि आपने लिखा कि चलते फिरते थूक फेंक देना, सबके सामने गालम गलोच करना, आयरन रॉड से मारना. Nobody deserves that. Clearly your father was a mental patient. और ब्लैक मैजिक करके जो काला जादू करते हैं, उनका दिमाग वैसे ही ख़राब होता है. ज़ाहिर है हराम काम कर रहे हैं तो अल्लाह उनका दिमाग भी टेढ़ा मेढ़ा कर देता है. So you were sent as a hope, as a reason for your mom टू स्टैंड अप फॉर हर सेल्फ. और उन्होंने जो भी कोर्ट कचहरी के चक्कर खाए, बहुत मुश्किल है. इस मुल्क में मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अल्लाह चलते फिर तो उठा ले, कोर्ट कचहरी, पुलिस थाना, अस्पताल के चक्कर ना लगवाए किसी के. मरना सब ने है, सब यही दुआ करें. मेरी नानी मरहूमा यही दुआ करती थी कि मैं बोझ ना बनूँ किसी पे, बस चलते फिरते. और वो लिटरली 2:30 बजे दोपहर के सबके साथ आराम से बात करी थी, 4 बजे उनकी वफ़ात हो गई. और उन्होंने हमेशा दुआ ही ये की थी कि मुझे ये अस्पताल के चक्कर और ये ना ही करने पड़े, मेरे बच्चे नहीं संभाल पाएंगे. राइट, हर पेरेंट की यही वो कंसर्न होता है, इसलिए वो अपनी बीमारियां छुपाते हैं. सो कोर्ट कचहरी के चक्कर, जिस तरह हम देखते हैं, हम एक मिसोजिनिस्टिक सोसाइटी में रहते हैं. कोई भी केस हो, एक तलाक याफ्ता औरत को या एक बेवा औरत को लोग चलती फिरती दुकान समझते हैं कि बस हमें यहाँ पे डोरे डालने हैं या फिर हमें यहाँ पे लाइन मारनी है. कोई अपनी कंप्लेन लेकर आती है किसी इदारे में, तो वो इदारा वाला ही पहले उस पर लाइन मारता है. ठीक है ना. तो बड़े मसले मसाइल हैं. शी मस्ट हैव गॉन थ्रू अ लॉट ऑफ दोज सिचुएशंस एज वेल इन ऑर्डर टू सिक्योर यू एंड कीप यू सेफ. नॉट फॉर द डे कि आप अपने आप को ख़त्म कर दें और उनकी ज़िंदगी में जहाँ पहले ही इतने दुख चलते हुए आ रहे हैं,
आप उनको इतना बड़ा दुख दे दें, दैट विल इवेंचुअली किल हर. व्हाई? बिकॉज इंसान हर दुख बर्दाश्त कर सकता है, अपनी औलाद का गम बर्दाश्त नहीं कर पाता. एंड आई विल टेल यू सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक दैट. देखो इंसान की माँ से ज़्यादा कोई बड़ी पर्सनल शय नहीं होती. कुछ मदर्स होती हैं टॉक्सिक होती हैं, वो लोग उनको फ़र्क नहीं पड़ता अगर वो चली जाएं, बट मोस्टली हमने जो देखा है लोग अपनी माँ से बड़ा अटैच होता है. लेकिन उसकी मौत के बावजूद भी, उसको दफनाने के बावजूद भी, पीपल गेट ऑन विद लाइव्स. आपके अपनी फैमिली में देख लें, कितने रिश्तेदारों में देख लें जिनके पेरेंट्स अब नहीं हैं, दे गेटिंग फाइन. मगर अगर आपकी जान पहचान में कोई ऐसे कपल्स हैं, कोई ऐसे पेरेंट्स हैं जिनकी जवान औलाद या छोटी उम्र की औलाद नहीं रही फॉर वट एवर रीज़न, दे आर नेवर द सेम अगेन. क्योंकि वो गम उनको रोज़ खाता है. और ये सबसे मुश्किल जनाजा औलाद का जनाजा होता है. चाहे वो आप APS के जो लवाहिकीन आप देख लें, उनके पेरेंट्स की ज़िंदगी हमेशा के लिए. मशाल खान की आप जब उनके पेरेंट्स का इंटरव्यू देखें, उनकी वाज़े होता है गम उनके चेहरे पे, वो कभी नहीं जाता और वो रोज़ मारता है आपको, राइट. क्योंकि फिर इंसान यही क्वेश्चन करता है यार मुझसे क्या गलती हुई कि उसने मुझसे बात नहीं की. अपने आप को मारने से पहले मुझसे बात कर लेता, मैं उसको शायद समझा पाती, उसको कन्विंस कर पाती. और ये गम रोज़ मारेगा उनको. सो आई एम श्योर as much as you hate your father, you don't hate your mother at all, right? So for her sake, do not do anything stupid. कानून हाथ में ना लें. If you can build a case, go legally after your father, but do not take matters in your hand. क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपने कुछ ऐसा कदम उठाया कत्ल का, और for some reason you're unable to do it to yourself, फिर वो उम्र कैद 12-14 साल की वो जेल में, आपकी ज़िंदगी ख़राब होगी. माशाल्लाह, you're doing very well in your life despite what have you gone through. You're earning in 6 figures. आपने खाली मैट्रिक किया हुआ है. I would encourage you कि साइड में थोड़ी सी पढ़ाई करें. I know money is important, but अपने आप को एजुकेशनली भी सिक्योर करें. कॉलेज यूनिवर्सिटी बहुत कुछ सिखाती हैं आपको. इंटरेक्शन सिखाती है, टाइम मैनेजमेंट सिखाती है, कोलैबोरेशन सिखाती है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है. सो वो मत छोड़िएगा. और ख़ास तौर पे जो आपकी हेल्थ है, देखो हेल्थ इज़ एवरीथिंग. अ मैन वांट्स 10,000 थिंग्स इन लाइफ, अ सिक मैन वांट्स ओनली वन. ये कोट हमेशा याद रखना है. नवाल रविकांत से मैंने सुना था ये, और ये बहुत अच्छी बात है. अ सिक मैन ओनली वांट्स वन. वो सामने बैठा है, बार बार खांसी की आवाज़ आ रही है, लॉजेंजेस लेके बैठा है, ग्रीन टी पी रहा है क्योंकि उसका गला ख़राब है, वो निगल नहीं पा रहा. कोरमे खाने आया अमेरिका से है और खा नहीं पा रहा, तो उसका गम है ये. उसको सिर्फ एक चीज़ चाहिए, मेरा गला सही हो जाए, सो आई कैन गोला गंडा खा लूँ, ये खा लूँ, वो खा लूँ. सो जो हेल्थ कंडीशन है, दैट शुड बी योर टॉप मोस्ट प्रायोरिटी. बिकॉज हेल्थ है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं है. सो उसको प्लीज़ एड्रेस करो. कुछ महीनों के लिए भले कम पैसे कमाओ, भले 6 फिगर्स ना कमाओ, 50,000 कमाओ, गुजारा हो सके जिससे, लेकिन हेल्थ को अपने प्रायोरिटाइज करो. क्योंकि यू नीड टू लिव लॉन्गर, यू नीड टू सिक्योर योर मदर डजंट वर्क, शी इज़ 45, शी डजंट हैव अ हस्बैंड, सो देयर इज़ नो वन लुकिंग आफ्टर हर. तो वो फिर क्या, उनका क्या फ्यूचर होगा, ये भी सोचो. इफ़ यूर गॉन, अगर आप सुसाइड नहीं करते, जो कि आपने नहीं करनी, या फादर को कत्ल करके जेल नहीं जाते, जो कि आपने नहीं करना, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते एंड समथिंग बैड हैपन्स टू यू, मरना एक चीज़ है. अगर आप डिपेंडेंट हो गए, बेड रेस्ट पे आ गए, अब आपकी माँ अपने आप को भी संभाले, आपको भी संभाले, कैसे करेंगी? तो इस बारे में सोचो. तो अपने हेल्थ पे पहले फोकस करो, उसको ठीक करो. पढ़ाई भले प्राइवेटली करो, लेकिन करो ज़रूर. और जो है ये रिवेंज वाली चीज़, ये अल्लाह पे छोड़ दो. अगर अपने इतने मीन्स कर सकते हो दैट यू कैन अफोर्ड टू फाइल अ केस, देन बिल्ड अ केस. माँ की टेस्टिमनीज लो, ठीक है, और जो भी जुल्म किया है उसके ऊपर केस बिल्ड करो. फाइट इट लीगली, डू द राइट थिंग. ठीक है, आई अंडरस्टैंड. आज तुम केस लड़ोगे, तुम्हारे पोते पड़पोते को शायद इंसाफ मिलेगा, तब तक तुम्हारे फादर दुनिया में भी ना हो. बट डू थिंग्स द राइट वे. गलत कदम मैं कभी भी नहीं कहूँगा ज़िंदगी में उठाएं, बिकॉज in the heat of passion you end up doing things and then you regret forever and ever and ever, right? हमारे बहुत से दोस्त हैं, इंस्पेक्टर हैं, कंबर नकवी नाम है उनका, और उनकी टिकटॉक्स बहुत अच्छी हैं. उनको मैं काफ़ी इनकरेज किया कि आप ये एडवाइस वाली वीडियोस बनाएं, क्योंकि वो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें भेजते थे कि वीडियो में ये भी बोलें लोग, ये ना करें, कानून को हाथ में ना लें. ही इज़ डूइंग वेल माशाल्लाह ऑन टिकटॉक, क्योंकि यार टिकटॉक पे ही मासेज हैं और मासेज में ही अवेयरनेस फैलानी है. सो उन्होंने मुझे ये कहा था, और मैंने बहुत सी एपिसोड्स में ये मेंशन भी किया है कि अगर आपकी रोड रेज में
फॉर वट एवर रीज़न सड़क पे, किनारे पे, मोहल्ले में लड़ाई हुई है, और अगर आपके हाथ से किसी का कत्ल तो खैर ना हो, मगर आपने उसको ज़ख्मी कर दिया बुरी तरह, और उसने आप पे इक़दाम कत्ल, कातलाना हमले की FIR कटा दी, तो आपको ज़िंदगी भर दुनिया में श्रीलंका का भी वीज़ा नहीं मिलेगा, यूरोप अमेरिका तो भूल ही जाना। एक बार आप क्रिमिनल, क्योंकि हीट ऑफ पैशन में तो आपने सर फाड़ दिया, मगर 1 घंटे बाद आपने बोला यार नाउ आई एम नॉट एज एंग्री एज आई वाज, मगर आपने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी। सो हमेशा थिंक ट्वाइस बिफोर यू डूइंग एनीथिंग लाइक दैट, राइट। ज़िंदगी का कोई भी बड़ा डिसीजन हो, झट से मत लेना, हमेशा सोच विचार के लेना, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, क्योंकि फिर उसकी इम्प्लीकेशंस वो ज़िंदगी भर की होती हैं। इफ़ यू एंड अप डूइंग समथिंग टू योर फादर, यू विल बी रॉटिंग इन जेल, ठीक है। और जेल कैसा है किसी दिन जाके देख लेना, अगर कराची में रहते हो मैं आपका ट्रिप करवा सकता हूँ सेंट्रल जेल में। अभी रिसेंटली एक बच्चे से मुलाकात हुई, 11 साल की उम्र में रॉबरीज करता था, और 15 साल की उम्र में उसने किसी को वाइल ही वाज स्नैचिंग फ़ोन कत्ल कर दिया, और अब वो ज़िंदगी भर के लिए जेल में। एंड इट्स नॉट लाइक ही नीडेड मनी, खाते पीती फैमिली का था, बस एक थ्रिल था, आज कुछ नया करते हैं, कुछ हंगामा करते हैं, आदत लग गई, ग्रुप बन गया, एक के बाद एक चीज़ को छुपाने के लिए दूसरा, दूसरे को छुपाने तीसरा, एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग, एंडेड अप किलिंग अ गाय, नाउ ही इज सर्विंग लाइफ। सो डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड, व्हाट यू नीड टू डू इज बिल्ड योरसेल्फ इन योर करियर, बी हेल्दी, बी अ सपोर्ट सिस्टम फॉर योर मदर, शी डिजर्व्स मच मच बेटर। और उनको ज़िंदगी का अब जो ये 3rd चैप्टर है, ठीक है, ये बुरा ना करो, पहले दूसरे तो वैसे ही बुरे हैं, उनको कंफर्ट दो, पैसे कमाओ, घुमाओ फिराओ उनको, शादी करवा सकते तो शादी कराओ, 45 इज़ नो एज, 60 भी कोई एज नहीं है, 65 भी कोई एज नहीं है। इंसान को पार्टनर की ज़रूरत हर स्टेज पे होती है ज़िंदगी के, एंड इट्स नॉट लाइक जस्ट बिकॉज 2 बुरे एक्सपीरियंस हैं तो तीसरा भी बुरा हो। आई ऑलवेज इनकरेज यूनियन, बिकॉज इंसान बना ही एक दूसरे के लिए है, और वो उसको कंप्लीट ही उसकी एक यूनियन करती है, राइट। सो फैसिलिटेट करो, उनकी ज़िंदगी बेहतर करो, अपनी ज़िंदगी बेहतर करो, और किसी भी किस्म का इलीगल एक्ट ना करो। और ये सुसाइड तो बिल्कुल जहन से निकाल दो, बिकॉज अगर तुम्हारी माँ का दुश्मन तुम्हारा बाप था, ठीक है, और आसपास के जो भी लोग होंगे, you don't want to be another enemy for her, you're the only reason for her survival, उनके सर्वाइवल की जंग तुम ही हो। और जिस तरह तुम्हें पाल पोस के बड़ा करके इस मकाम पे पहुंचाया है, भले मैट्रिक किया है, मैट्रिक भी तो किया है ना, या इस इतनी अकल और शऊर तो दी ना कि आज तुम लाख रुपए कमा रहे हो, तो उसके साथ ये करके जाओगे, जुल्म है, गलत बात है। और ये डिस्गस्ट निकाल लो कि उस बाप से आप कह रहे हो ना कि उसकी मैं नस्ल ख़त्म करना चाहता हूँ, उसके बच्चे मार दूँ, अपना आप को मार दूँ, तो ऐसा मत सोचो। इस चीज़ को पॉजिटिवली चैनलाइज करो, बिल्ड अ फैमिली ऑफ योर ओन, एंड मेक श्योर यूर द कंप्लीट ऑपोजिट ऑफ व्हाट योर फादर वाज। जो आपको, आई अंडरस्टैंड, देखो हर फैमिली कंप्लीट नहीं होती, और बहुत सी फैमिलीज जो हमें दूर से कंप्लीट दिख रही होती हैं वो शायद अंदर से खोखली हो। आई अंडरस्टैंड। मैं भी अपने फ्रेंड की उसके अपने फादर से बड़ी दोस्ती थी, और बड़ा मजाक मस्ती करते, तो मैं बड़ा एनवी करता था उस चीज़ को, बिकॉज रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत क्वाइट थी, राइट, बिकॉज माई फादर इज़ लाइक यू नो अ क्वाइट टाइप, तो मैं भी बड़ा वो करता था। सो ये होता है, ये फीलिंग आती है सब में। सो मेक श्योर यू बिकम दैट फैमिली दैट यू एस्पायर यू ऑलवेज हैड, जो खुद को नहीं मिला। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे कॉन्सोल्स बड़े पसंद थे कि यार मेरे पास सेगा, आई रिमेंबर माई फादर वेंट फॉर उम्रा, मैंने उनसे बड़ी रिक्वेस्ट की मुझे सेगा मेगा ड्राइव 2 सऊदी से ला दें, एंड ही डिडंट हैव इनफ मनी, तो ही प्रॉमिस कि मैं लाऊंगा। और जब वो आया तो मैं खजूरें आबे जमजम साइड में, वाला सेगा किधर है, तो वो नहीं आया था। आई वॉज रियली रियली हर्ट, एंड देन आई वॉज नेवर एबल टू अफोर्ड PS1, कुछ भी नहीं। PSP था मेरे पास, मगर तब तक मैं बहुत बड़ा हो चुका था। वो ना एक उम्र होती है जिसमें आपके पास खेलने का बहुत टाइम होता है, अब सारे टूल्स में टाइम नहीं मिलता। PS5 भी रखा हुआ है, ऑक्यूलस भी रखा हुआ है, और क्या है मेरे पास निंटेंडो गेम स्विच भी है। देखो ये भी याद ही नहीं क्या क्या है, टाइम ही नहीं खेलने का पीरियड अलग होता है। सो मैंने उसको इस तरह लिया कि यार मैं कोशिश करूँगा मेरे बच्चे को किसी किस्म की कमी ना हो। मुझे पियानो का शौक था, मेरे पास नहीं था, आई मेक श्योर उसके पास ग्रैंड पियानो होगा, रशियन है भाई, बनाएंगे उसको भाई, कल्ली वल्ली मोजार्ट बनाएंगे, या वो चायकॉफ्स्की, बेथोवन नहीं, चायकॉफ्स्की भाई, रशियन ग्रैंड पियानिस्ट बनाएंगे, राइट। सो बहुत सारी ज़िंदगी में मेरी भी कमियां थी, ठीक है, बट मैंने फिर उसको इस तरह पूरा किया कि यार मैं चाहूँगा मेरी औलाद को कभी ये कमी ना हो। तो अपनी तो हो गई ना,
आगे मेक श्योर करना है कि ये ना हो, बिकॉज नाउ यू अंडरस्टैंड द पेन. सो इसको पॉजिटिवली चैनलाइज करो. मारने मूरने से क्या हो, एनिमल देख देख के क्या वो एनिमल में ये ना उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, उसको मार रहा है, ये नहीं करना लाइफ में. जो हुआ हुआ, आपने ये इंश्योर करना है कि आगे ये नहीं होगा, और ये आपने प्रूव करना. ये तो चैलेंज है. मारना बहुत आसान है, मारना और मरना बहुत आसान है. दैट्स द ईजिएस्ट थिंग टू डू. द हार्डेस्ट थिंग टू डू इज टू लिव योर लाइफ विद डिग्निटी एंड मेक श्योर कि वो जो है ना वो आगे ना जाए. और आपने इसको फाइट करना है, रोज फाइट करना है. सोल्जर तो लड़ता है भाई, भागता थोड़ी है. ये तो भागने वाली बात कर रहे हो आप, मार दूंगा मर जाऊंगा, ऐसा थोड़ी होता. फाइट करना है कि यार मैं अच्छी तरह जानता हूँ मेरे खून में वही जीन्स चल रहे हैं जो वहाँ से आए हैं, वो एक टॉक्सिक बंदे के, बट आई विल मेक श्योर कि मैं उनको रीप्रोग्राम करूँगा फॉर एवर एंड एवर एंड एवर. और ता क़यामत जो नस्ल यहाँ से जाएगी उसमें 1 इंच का भी ट्रेस नहीं होगा उस आदमी का. डीएनए में होगा बट आई विल मेक श्योर तरबियत में नहीं होगा. फाइट करो भाई ज़िंदगी में. मार मोर के चले जाओगे फिर माँ को कौन संभालेगा 45 साल की. अब 45 साल की, नाउ शी इज़ फार मोर वल्नरेबल एज शी वॉज एज अ 20-year-old, बिकॉज अब तो कोई भी नहीं है और अब उनकी डिमांड भी नहीं है. स्टेटिस्टिकली स्पीकिंग हमारे मुल्क में ट्वाइस डिवोर्स्ड प्लस 45 कौन एस्पायर करेगा? वही एस्पायर करेगा जो किसी ना किसी तरीके से एक्सप्लॉइट करना चाहता हो, या तो ह्यूमन स्मगलिंग में, या मार मूर के किडनी बेच दो, या प्रोस्टिट्यूशन में कर दो. ऐसी होता है, ऐसी होता है ना भाई. तो सो प्लीज़ थिंक इट थ्रू. ये तो बहुत आसान काम है. डू द हार्डेस्ट बिट. जिंदगी का मकसद ये है भाई, हार्डेस्ट चैलेंजेस लेने हैं और उसमें एक्सेल करना है, क्योंकि मज़ा उसी के बाद आता है. क्यों लोग बावले माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं? मज़ा ही उसके बाद है कि भाई मेरा ये चैलेंज था, मैंने उसको पूरा किया. यही तो थ्रिल है ज़िंदगी का. मकसद हयात ही यही है. ज़िंदगी में तो सबके प्रॉब्लम है. इमरान खान की भी प्रॉब्लम है भाई, जेल में बाहर नहीं आ पा रहा, बल्ले का निशान नहीं मिल रहा. सबकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम है. हाउ यू ओवरकम दोज प्रॉब्लम्स इज डिफाइंस हु यू आर एज अ पर्सन. सो टेक इट एज अ चैलेंज. और रोज़ सुबह उठो, अपने आप को शीशे में देखो एंड रिमाइंड योर सेल्फ कि आई डोंट वांट टू बी दैट एसहोल, एंड आई विल बी अ बेटर पर्सन, एंड आई विल मेक श्योर आई रेज बेटर पीपल आउट ऑफ माई सेल्फ. डू दैट. ओके, ख्याल रखो और ये ख्यालात दिन से निकाल लो. ओके, ऑलराइट गाइस, तो ये थी आज की एपिसोड. आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा, और दूसरों के एक्सपीरियंसेस से सीखना ही अक्लमंदी की बात है. एंड आई ऑलवेज से आई एम नॉट अ थेरेपिस्ट, ना ही मैं कोई एक्सपर्ट हूँ किसी ओपिनियन में. इट्स जस्ट things that I say from my own personal experience and my own personal exposure. Patrons का शुक्रिया. और Patreon पे you can support on patreon.com/Ganjiswag, and you can also be my Instagram subscriber. उसमें भी हम लाइव कर लेते हैं, कभी कभी बड़े बेनिफिट्स मिल जाते हैं. सो इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एपिसोड में. सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.